वेलकम के चंद्रा जी, आपका पूरा नाम क्या है? जी, क्रीम चंद्र कुमार। आई एम नॉट वेरी मच ऑडिबल, काइंडली एलेबरेट, एक बार फिर से बोलिए। सर क्रीम चंद्र। क्रीम चंद्र, जी हाँ। इसका मतलब क्या होता है इस नाम का? सर अगर इसका क्रीम का अर्थ होता है किसी भी चीज का निचोड़ या फिर उसका जो किसी प्रोडक्ट का जो मेन जो कोर होता है, मेन जो हम्म, चीज होता है वो होता है क्रीम का अर्थ। जैसे दूध का जो मतलब मेन छाछ या फिर जो क्रीम होता है वो उसका साउंड वही अर्थ होता है सर। तो ये नाम किसने रखा आपका? सर मेरे पिताजी रखते थे। पिताजी रखे। और बीपीएससी में इंटरव्यू दिए थे आप पहले, तो नाम के बारे में कुछ पूछा था आपसे? नो सर। नो। पहला सवाल क्या पूछा गया था बीपीएससी में आपसे इंटरव्यू का? सर मेरे जियोग्राफी ऑप्शनल से पूछा गया था। सीधे ज्योग्राफी ऑप्शनल से उन्होंने पूछना शुरू कर दिया? या पहले ये पूछे कि आप उन्होंने बोला कि जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने बोला हम्म। कि आपका ग्रेजुएशन 2018 में हुआ है। हम्म। हाँ। तो बोला यस सर। फिर उन्होंने पूछा कि आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है। तो हम्म। मैंने बोला सर मैंने फिजिक्स ऑनर्स से किया है। फिर उन्होंने जियोग्राफी से और ऑप्शनल पेपर के बारे में पूछा, तो मैंने हम्म। जियोग्राफी बताया। फिर उन्होंने जियोग्राफी से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। हाँ, बिहार में मैंने भी एक टिप बनाया था। बिहार में खासकर मेजोरिटी ऑफ बच्चों से ये पहला सवाल होता है, 90% बच्चों से, कि व्हाट आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद आप यस सर। किए क्या? और वैसे ही वहीं से शुरुआत हो जाती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट या ग्रेजुएशन इतने दिन कैसे तैयारी किए, ये होता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है आपका नाम जो है वो बहुत यूनिक है, अद्वितीय है। करीम चंद्र नाम मैंने पहली बार सुना है वैसे। और यस सर। करीम चंद्र अगर आप नाम रखे हैं, तो क्या आप इस नाम को पूरा सटीक साबित करते हैं? आप में क्या क्या गुण है करीम चंद्र जी, करीम चंद्र जी? आप किस तरह के निपुण को समावेशित किए हुए हैं? आप में क्या काबिलियत है कि हम आपको लें? सर एक व्यक्ति के तौर पे अगर एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे अगर बात करें, तो हमें हम्म। वो संवेदनाएं हैं मानवता के प्रति या फिर मानवता के प्रति, समाज के प्रति। और एक प्रशासक के रूप में अगर हम ह्यूमन बीइंग के रूप में अगर अच्छे विचार रखते हैं, तो एक प्रशासक के रूप में भी वो अच्छे साबित हो सकते हैं। और जो प्रशासक के रूप में जो एडिशनल चीज चाहिए, जैसे लीडरशिप क्वालिटी या फिर जो कोऑर्डिनेशन का क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी चीजें मुझ में है, ऐसा लगता है। एक योग्य प्रशासक जो होता है उसके कोई 3 गुण मुझे बताइए। 3 गुण। सर पहला तो वो योग्य प्रशासक के लिए पहला गुण ईमानदार होना चाहिए। दूसरा, वो समाज के जो समाज के प्रति समाज के भलाई के बारे में अच्छा विचार रखें। और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और हम्म। जो अपने जो टीम मेंबर है, जो अपने टीम वर्क की भावना होनी चाहिए सर। बहुत बढ़िया। उसको संविधान, कानून, सिस्टम का जानकारी ये सब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए सर। तो योग्य प्रशासक में एक लीडरशिप क्वालिटी कैसे उसको, उसका गुण माना जाए? सर एक प्रशासक के तौर पे संविधान और बाकी जो नियम कानून है उस सब की जानकारी तो होनी ही चाहिए। लेकिन जब भी हम एक प्रशासक के तौर पे काम करते हैं, तो हमें एक टीम को लीड करना पड़ता है। जो हमें किसी भी योजनाओं को जमीनी स्तर पे पहुंचाने के लिए, उसका लाभ सभी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम काम करता है, जो अनुक्रम के रूप में। तो हम्म। हमें उसको किस तरीके से इंस्पेक्शन करना है, किस तरीके से उसको मैनेज कंट्रोल करना है, उस तरीके का क्वालिटी होनी चाहिए सर। तो आई थिंक करीमचंद्र जी कि ब्यूरोक्रेट नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो।
इसमें उसको नियम कानून और संविधान को मानना होता है और उसको उसी में बंधकर चलना होता है। वो ना तो किसी भावना में बंधता है और ना ही वो बहुत ही ज्यादा उसमें नेता का गुण होना चाहिए। आपको क्या लगता है? वो तो नियम कानून से बंधकर काम करने वाला एक मशीन के जैसा होता है। सर नियम कानून बनाए गए होते हैं ताकि इस शासन को संचालित करने के लिए प्रशासन के लिए विधिवत रूप से कार्य संचालित हो, इसके लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के होने के नाते, एक मनुष्य के नाते अपना भी कुछ क्वालिटी होता है ताकि समाज के स्तर पे उस नियम के अधीन रहते हुए योजनाओं को पहुंचाए या फिर उनकी जो समाज की समस्याएं हैं ठीक है, उनका सॉल्यूशन निकाले। ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। व्यक्ति का गुण महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति को उसके जो इंट्रिंसिक गुण होते हैं वो महान बनाता है, उसमें अपनी क्वालिटी होती है। और अगर वह क्वालिटी है तो उस क्वालिटी के साथ वो ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स को, रूल्स को, रेगुलेशन को और भी भली भांति तरीके से वो फॉलो कर सकता है। तो व्यक्ति का आंतरिक गुण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रशासन को चलाने के लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बात बताइए कि आप ग्रेजुएशन के बाद 66 बीपीएससी का इंटरव्यू दिए थे, ठीक है? तो बीपीएससी में आपका चयन नहीं हुआ, आप जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। और आगे आपने बीपीएससी का भी एग्जाम भरा है क्या, फॉर्म? नो सर, अभी नहीं भरा है। नहीं भरा। आपको कौन सा राज्य अच्छा लगता है, किसमें सिलेक्शन आप चाहते हैं, दिल से बताइए। सर अगर एक प्रशासक के तौर पे बोलूं तो हमें अंतिम रूप से भारत के विकास के लिए और भारत के विकास में एक प्रशासक के तौर पे जुड़ना चाहता हूं। और इसमें हमें या फिर हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो गई आपकी आवाज। हाँ बोलिए। सॉरी सर, ये डिस्कनेक्ट हो रहा है सर। हम्म। सर आवाज मिल रही है सर? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। बोलिए, आवाज आ रही है। जी सर। हाँ सर। सर मैंने बोला कि हमें अंतिम रूप से भारत के विकास के लिए काम करना है। और इसके लिए हमें, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, तो हमें किसी न किसी राज्य के, अगर राज्य के प्रशासन में सहयोग, राज्य के प्रशासक के रूप में जो योगदान देना चाहते हैं वो योगदान दे सकते हम्म। हैं सर। तो उसके लिए बहुत बहुत। बिहार या झारखंड। और कौन कौन से राज्य का फॉर्म भरते हैं? सर मेनली मैंने अभी बिहार और झारखंड का ही फॉर्म भरा है सर। यूपीएससी का भी फॉर्म भरे हैं? नो सर। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ स्पेसिफिकली कि इन दोनों यस सर। राज्यों में से आपको कौन सा राज्य अच्छा लगता है? सर बेसिकली देखिए तो अ, हमारे हमारे भारत में जो भी राज्य है सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। और कुछ दिनों तक ये झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था, तो हमें किसी राज्य की अपनी कुछ कमियां, कुछ अलग अलग विशेषताएं हो सकती है, लेकिन जहां तक अच्छा लगने की बात है तो हम एक भारत के नागरिक होने के नाते हमें दोनों राज्य अच्छे लगते हैं और भारत के हर सभी राज्य अच्छे लगते हैं। बहुत बढ़िया जवाब, लेकिन इसमें बस बोल देना है यह कि बिहार भी अच्छा राज्य है, झारखंड भी अच्छा राज्य है। एक प्रशासक के रूप में मुझे जहां भी काम करने का मौका मिलेगा, हम दोनों जगह खुश हैं। मेरा सिलेक्शन का इंतजार है, मैं किसी भी जगह काम करने के लिए तैयार। ठीक है। अच्छा, और ये गार्डनिंग जो आपका हॉबी है, तो गार्डनिंग आपका हॉबी कब से शुरू हुआ, कब से बना? सर क्योंकि मैं बचपन से ही सर, वो मेरे घर के आसपास कि ये गार्डनिंग का जो हॉबी है वो हमें अपने फैमिली से ही मिला है। कि घर के जब भी हम लोग बचपन में अपने दरवाजे पे या घर के आसपास पेड़ पौधे, फूल और फल के पेड़ लगाते थे, तो एक जनरली सर वो हॉबी धीरे धीरे डेवलप हो गया, तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो
ये इस तरीके से डेवलप हुआ सर। अभी क्या क्या गार्डनिंग में रिसेंटली आपने किया है? सर जैसे अभी अगर फल की बात करें तो आम आम के पेड़ लगाए हैं, फिर वो लीची का पेड़ लगाए हैं, इसके अलावा पपीता। अ, फूल की बात करें तो उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है अड़हुल, अ, गेंदा और ऐसे जो औषधीय पौधे हैं जैसे तुलसी, इसके अलावा जो शमी के पौधे होते हैं, और इसके अलावा सर वो मोहगिनी जो पेड़ है, वो उस सब के पौधे लगाए हैं सर। खेती भी करते हैं या सिर्फ सिंपल गार्डनिंग करते हैं? सर अभी तो मैं खेती से बिल्कुल जुड़ा जो जाना हुआ करता था सर। एक बार फिर से बोलिएगा, आवाज स्पष्ट नहीं आई। सर अभी तो मैं खेती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बचपन में सर कभी कभी क्या करता था, तो अभी कभी कभी हम्म, जाता हूँ, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मैं खेती नहीं करता हूँ। ठीक है। आप बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में मुझे कुछ बतलाइए। मुख्य आधार क्या है बिहार की अर्थव्यवस्था का? सर बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर कृषि है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या जो है वो कृषि निर्भर है। और इसके अलावा मानव संसाधन और जल संसाधन के लिए भी बिहार बहुत प्रसिद्ध है। बिहार में रेमिटेंस का महत्व बताइए, विप्रेशन का। यस सर। बिहार में अधिकतर जो कामगार हैं वो भारत के विभिन्न राज्यों में जाते हैं और काम की तलाश में, और वहाँ से कुछ अपनी जो आमदनी होती है वो अर्जित करते हैं। कुछ लोग विदेशों से भी आय प्राप्त करते हैं वो, और इनका योगदान जो है बिहार की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है सर। आप इसको पॉजिटिव मानते हैं या निगेटिव मानते हैं? आपको नहीं लगता कि बिहार में अच्छे उद्यम या अच्छे माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ाए जाएं, ताकि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले, उन्हें बाहर में ना जाना पड़े? क्या सोचते हैं इसके बारे हाँ सर, बिहार में उद्योग धंधे तो लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए, और कई क्षेत्रों में संभावनाएं भी है जहाँ विकास किया जा सकता है। में? जैसे? लेकिन जहाँ तक हाँ सर, जैसे फूड बेस्ड इंडस्ट्री हो गया, जिसको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। हम्म। उसके अलावा सर आईटी सेक्टर में भी काफी संभावनाएं हैं। हम्म। उसके अलावा सर ये कई जो फल है या फिर कई जो विशिष्ट जो उत्पाद है बिहार के जो काफी प्रसिद्ध है, तो उनसे संबंधित जो है उद्योग लगाया जा सकता है सर। आप शिवहर जिले से हैं ना? यस सर। उसका कोई ऐतिहासिक महत्व है? यस सर, शिवहर जिला अभी पहले जो अभी सीतामढ़ी जिला है सर, वो 1994 तक सीतामढ़ी जिला का भाग हुआ था। और सीतामढ़ी को माँ सीता की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। वेरी और गुड। इसके जी, तो इस तरीके से ऐतिहासिक महत्व है। और हम्म। इसके अलावा सर वो अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो सर वहाँ एक टिकुली धाम मंदिर है जो काफी प्रसिद्ध है सर। ओके। अच्छा, ये बिहार में जो शराबबंदी है उसके बारे में आप अपना विचार बताइए। ये सर वो कोई भी नशा जो है किसी भी मानव समाज के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। और जो और ये समाज के बेहतरी के लिए जो बिहार में शराबबंदी का कानून लाया गया, और इस तरीके से काफी समाज में सुधार भी देखने को मिला है। तो जिसकी से सर ये अच्छा कदम है। ये कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है? सर काफी हद तक इसके जो पॉजिटिव साइन देखने को मिले हैं, जैसे खासकर जो जो गरीब फैमिली होते थे, जिनके अगर पुरुष सदस्य सर वो नशा सेवन करते तो वो कमा कर जो भी लाते थे, तो उनकी आधी कमाई या फिर कभी कभी पूरी कमाई जो है वो नशे में चली जाती थी, उनका घर बर्बाद हो जाता था। तो उस सिनेरियो से देखें तो सर ये काफी बदलाव आया है, और काफी लोगों ने नशा छोड़ दिया है, और काफी अच्छा बदलाव सर देखने को मिला है सर। ओके।
वो हमको फोन कर रहा है, उसको देखो तो फोन कर लो। तो 1 मिनट का स्क्रीन चैनल, 1 मिनट रुक जाइए। एक फोन आ रहा है, थोड़ा सा उसको पहले ही निपटा लें। 700 4283 198 दे देना, फिर भेज दो। तो शराबबंदी आपके हिसाब से बिहार में सक्सेसफुल हुआ है नहीं? यस सर, काफी हद तक सक्सेसफुल है सर। सक्सेसफुल हुआ तो ये इसका सुन रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे नशे के अल्टरनेट कुछ खोज लिए हैं। कोई सुलेशन पी रहा है, कोई कोरस सिरप पी रहा है, और ज्यादा ये परेशानी में परिणत हो गया है, ऐसा लगता है। सर ये कहीं कहीं कुछ कुछ घटनाएं इस तरह की देखने को मिलती है, लेकिन ये सर जो अल्टरनेटिव और जो अपनाए गए हैं, ये शराबबंदी लागू होने से पहले भी इस तरह की जो घटनाएं वो सामने आती थी। तो हम्म। अभी उन सब पे भी निगरानी करने की जरूरत है। शराबबंदी के साथ बाकी जो मतलब व्यसन के पदार्थ हैं, जो व्यसन सेवन किए जाते हैं, उन पर भी रोक लगाने की जरूरत है, और निगरानी की जरूरत है सर। 1 मिनट प्रेमचंद जी, वो वही मांग रहा है, ओके, उसको वो बोल रहा है, उसको पता नहीं, श्रीवास्तव सर से मिलवाओ और वो समझाओ उसको। वही है, वो गलत समझ रहा है कि वो बुके लेने आया है। उसको ये लेके जाना है, कैब वाला है। हाँ, कहाँ थे करीमचंद जी, क्या बोल रहे थे आप? सर शराबबंदी के बारे में पूछ रहे थे, कहाँ तक सफल है सर। ये शराबबंदी वाले में आपने क्या सजेशन दिया, जो अल्टरनेट जो नशा हो रहा है, वो क्या सजेशन दिया आपने? हाँ सर, उस पर भी निगरानी करने की जरूरत है। साथ ही अपने वो नशाखोरी के बारे में सर, वो अगर विद्यालय स्तर पे, समाज के स्तर पे अगर माता पिता को जागरूक किया जाए, और विद्यालय स्तर पे सर बच्चों को जागरूक किया जाए, उसके उसके जो अ, गलत प्रभाव है इसके बारे में अगर बताया जाए, साथ ही प्रशासक के तौर पे और ये निगरानी के तौर पे भी, निगरानी पर भी ध्यान दिया जाए, तो सर इसमें कमी लाई जा सकती है सर। ऐसा सुनते हैं कि बिहार में 4,000 करोड़ का रेवेन्यू का लॉस हो गया, अर्थव्यवस्था इससे बुरी तरह प्रभावित हो रही है। आप देखिए कि और भी जगह चल रहे हैं शराब, जैसे झारखंड में है या कहीं दिल्ली में है, और जो गुजरात बैन किया हुआ है शराब, और बिहार बंद किया हुआ है। तो शराब तो यहाँ पर बिक ही रहे हैं, इलीगल बिक रहे हैं। निगरानी आप किसी चीज को अगर कर सकते थे तो अभी तक तो बिहार में इलीगल शराब बिकना बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन वहां तो शराब भी पी रहे हैं, 500 का शराब 2,000 में बिक रहा है। अल्टरनेट जिसको मिल नहीं पा रहा है वो सुलेशन पी रहा है। ये तो और समाज के लिए और समस्या पैदा कर दी है कहीं ना कहीं। सर ये सर पहले जो रेवेन्यू लॉस के बारे में सर आपने पहले बात की है, तो रेवेन्यू लॉस का सर ये कि शराब का ये बात सही है कि सर शराब पर जो टैक्स लगता था, उससे कुछ रेवेन्यू आता था, लेकिन किसी अगर समाज में सर वो किसी व्यसन को बढ़ावा देकर उससे टैक्स वसूलना, ये समाज के भलाई के लिए उचित नहीं है, और कहीं अगर इसलिए शराबबंदी सर किया गया। और जहां तक नहीं, सर आपको ये आपको ये नहीं लगता कि ये वन साइडेड व्यू पॉइंट है? पूरे देश भारत की अगर बात करें तो ऐसे तो यहाँ पर सारे स्टेट्स में बंद होना चाहिए था, अगर यही सोच है तो। सर ऐसे तो हमारे संविधान में भी सर प्रावधान किया गया था कि किसी भी तरीके से शराबबंदी जो व्यसन की सामग्री है, या फिर जो शराब या नशाखोरी का जो भी है, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था। अब कई बिल्कुल सही बात राज्यों ने आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। आपके देश में आज सिगरेट के पैकेट भी बिक रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। गुटखा भी बिक रहा है, कई राज्यों ने गुटखा बैन भी किया हुआ है, शराब भी बैन किया हुआ है। मैं आपसे बस यह ओपिनियन पूछ रहा हूँ कि ये क्या पूरे भारतवर्ष में यह बैन हो जाना चाहिए, या इक्का दुक्का राज्य के बैन करने से हो जाएगा ये मामला? क्यों सर नहीं, जहां तक मुझे क्यों नहीं पूरे भारतवर्ष में बैन किया जा रहा सर जहां तक मुझे ज्ञात है, ये जो शराब और अबकारी कर ये आबकारी नीति के तहत आता है सर, और ये राज्यों का विषय है जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। तो इसलिए सर ये राज्य स्तर पे जो किया जा रहा है सर। है? ठीक है, मैं यही चीज जानना चाहता था। चलिए, अभी अब ये बताइए कि बिहार में टूरिज्म का क्या स्कोप?
ये सर काफी बिहार में टूरिज्म का काफी अच्छा स्कोप है, और अ, कई दृष्टि से, अगर धार्मिक दृष्टि से देखें सर, तो यहाँ जो भारत में जो बड़े धर्म है, जैसे हिंदू, सिख, इस्लाम और मुस्लिम, बौद्ध, ये सभी धर्मों के जो तीर्थ, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल सर भारत में, ये बिहार में इनका महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है सर। तो उस दृष्टि से सर ये पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। करीमचंद जी, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। आपका देखिएगा कि हर एक जो जवाब होता है वो थोड़ा ज्यादा लंबा चल रहा है। इतना आपको झारखंड में समय शायद ना मिले। आप अपने जवाबों को स्पेसिफिक रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप मेंस का एग्जाम लिख कर आ चुके हैं। अब आपको बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव यहाँ होने का नहीं। अगर मैंने यह पूछा कि बिहार में टूरिज्म का क्या स्कोप है, तो आप पॉइंट वाइज बता सकते हैं। इंटरव्यू में इस चीज पर बहुत ध्यान दीजिए, शायद आपको समय ज्यादा ना मिले। तो आप लंबे लंबे पैराग्राफ वाले स्टेटमेंट बोलने से बचिए। और टूरिज्म का जो स्कोप है वो हमें हमें 1 2 3, जैसे आज बिहार सर हाल ही में बनाया ये, यहाँ पर कौन जलप्रपात है नवादा में जो अभी उद्घाटन हुआ है? यस सर, यस सर, काकोलत जलप्रपात। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे बिहार टूरिज्म के बारे में ना। यस सर। तो बिहार टूरिज्म वाले में मैंने कहा कि पैराग्राफ में मत बात करिए, आप स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स दे दीजिए। जैसे अभी हाल में यहाँ पर क्या बना, कौन सा जलप्रपात है वो? सर नवादा का काकोलत जलप्रपात। हाँ, और एक ये राजगीर में भी कुछ ब्रिज बनाया ना। यस सर, राजगीर का ग्लास ब्रिज है। फिर हम्म। यस सर, फिर वो जंगल सफारी है। तो देखिए आपका आंसर कैसे बेहतरीन हो सकता है कि पैराग्राफ में बोलने के बजाय आप कुछ एग्जाम्पल देंगे कि सर अभी हाल ही में टूरिज्म के लिए ये प्रयास। इसका मतलब सर कि यू कैन डिक्टेट द इंटरव्यूअर। अगर आप जैसे यस ही सर। जलप्रपात वाला नाम लीजिएगा, ग्लास ब्रिज वाला नाम लीजिएगा, तो उससे कुछ सवाल आपको पूछ सकता यस सर। है ना। मैं आपको बिहार से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बिहार के हैं, और ऐसा हुआ है कि बिहार के एक भैया पिछले बार इंटरव्यू दिए थे, तो उनसे बिहार से काफी सवाल पूछे थे। यस सर। तो यू कैन डिक्टेट द इंटरव्यूअर, कुछ ऐसा अपने आंसर में जवाब दीजिए कि जिससे जो आप बहुत बढ़िया से तैयार किए हुए हैं, और वो फिर उसी से मजबूर हो जाए आपसे सवाल पूछने के लिए, है ना। तो जैसे ही आप अपने आंसर में ये चीज दे दीजिएगा जो आप जानते हैं कि सर अभी हाल में ये हुआ था, ये हुआ था, अभी सर और भी कुछ इसी तरह के प्रयास अलग अलग जिलों में किए जाने चाहिए, आपका जवाब भी 20 सेकंड में खत्म हो गया, और आपने उसको 2 क्वेश्चन भी दे दिया, है ना। तो यस जवाब सर। जब भी देते हैं, अभी आप जब भी कोशिश करते हैं, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं अभी आज के गूगल मीट में, या पहले आपको जो 50 क्वेश्चन का लिस्ट दिया है, जवाब देते समय ऐसी तैयारी कीजिए कि कुछ हिंट आप उसको दीजिए कि तुम ये सवाल मुझसे पूछो। यस ठीक सर। है। और कोशिश यही करनी है कि 20 25 सेकंड 30 सेकंड में आपका जवाब पूरा हो जाए, है ना। अच्छा, अभी बिहार के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है? यस सर, वो लगभग 59,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है बिहार के लिए। अच्छा। जिसमें जिसमें हाईवे एक्सप्रेसवे का निर्माण, इसके अलावा सर वो जो बाढ़ नियंत्रण के लिए जो सुविधाएं हैं, और उसके अलावा सर एयरपोर्ट के लिए जो अब मिशन है फिर वो मेरी जो बात पर सुविधाएं। फिर से मेरी बात पर दोबारा से ध्यान दीजिएगा, इसी का जवाब बिहार में बजट के लिए क्या प्रावधान किया है। अब आपको उसको क्लू देना है ना। यस सर। नेक्स्ट क्लू देना है कि किससे तुम मुझे सवाल पूछो। तो आप बोलिए कि बिहार को एक स्पेशल पैकेज मिला है, इसमें इतना फंड मिला है, और यह पूरा डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, पूरा पूर्वोत्तर, जिसको कि बजट में नाम दिया गया है पूर्वोदय, और कहा यस गया सर। है कि यह पूर्वोत्तर के विकास के लिए होगा, पूर्वोदय का होगा। अब आप जैसे ही पूर्वोदय बोल दिए, अगर वो जानता है, नहीं भी जानता तो कहेगा भाई क्या ये पूर्वोदय क्या है। तो पूर्वोदय है भाई डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, जिसमें 5 राज्यों को जोड़ा गया है, उड़ीसा है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और आंध्र प्रदेश। इसका मतलब ये नया
जो क्वेश्चन अराइज होगा वो आपके लिए फेवरेबल हो जाए, क्योंकि वो आप चीज पहले से तैयार किए हुए। और एक चीज इसमें यह भी ध्यान देना है, जो चीज झारखंड के लिए वो चीज बिहार के लिए भी आपको तैयार करना है। जैसे शराबबंदी मान लीजिए बिहार में है, तो आप देखिएगा कि बहुत सारे डिबेट्स में, बहुत सारे न्यूज़पेपर कॉलम में बिहार के शराबबंदी का क्रिटिसिज्म भी होता है। झारखंड में शराबबंदी नहीं है, तो झारखंड में शराबबंदी नहीं है, झारखंड कैसे चल रहा है, बिहार कैसे चल रहा है, दोनों की नीति में परिवर्तन है, दोनों की नीतियां अलग अलग हैं। तो आखिर झारखंड क्या राज्य नहीं चाहता है कि यहाँ के लोग भी शराब ना पिए, व्यसन में ना पड़े? यहाँ पर कैसे राजतंत्र, कैसे प्रशासन चला रहा है? शराब को अगर रेगुलेट कर दिया जाए, आपका ये सजेशन हो सकता है, क्योंकि यह डिबेट का आउटकम है। जितने भी सारे आप डिबेट सुनिएगा, अगर आप बुद्धिमान हैं, रैशनल हैं, तो आपको किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है। तो हम हर एक गवर्नमेंट के डिसीजंस को, ऐसा ना कि हम ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं तो हर एक गवर्नमेंट के किसी डिसीजन को जस्टिफाई करें। शराबबंदी हुई, यह बेहतरी के लिए हुआ, समाज को व्यसन से मुक्त होना चाहिए, बहुत बढ़िया जवाब। लेकिन हमारा झारखंड जो पड़ोसी राज्य है, या और भी जैसे राज्यों ने अभी शराब बैन नहीं किया है और इनका रिवेन्यू भी आ रहा है, लेकिन अगर इसको रेगुलेट कर दिया जाए, अगर इसको नियंत्रित कर दिया जाए, तो जो समाज में सुलेशन लोग पी रहे हैं, जो अलग तरह के नशे में पड़ गए हैं, शायद अगर रेगुलेटेड हो जाए तो वो नियमित रूप से अपना सेवन भी करेंगे, रेवेन्यू भी होगा। यह उनकी चॉइस होनी चाहिए, और चॉइस के लिए सर अवेयरनेस होना चाहिए कि यह चीज आपके लिए गलत है। किसी भी चीज को आप मना करते हैं ना, तो बच्चा बच्चा को भी अगर आप मना करिएगा ना कोई भी चीज, तो बच्चा उस काम के लिए ना जिद कर देता है कि आप कहिएगा ये मत करो तो वो वही करेगा। किसी चीज को मना करना, आज देखिए सिगरेट बैन नहीं हो रहा है, गुटखा भी लिखा हुआ, सब जान रहे हैं कि हार्मफुल है, लेकिन आप और हम तो नहीं पी रहे, पीने वाले लोग हैं जो पी रहे हैं, है ना? लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, ये उनके चॉइस का सब्जेक्ट है, उनकी जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी के लिए चुनेंगे कि उनको अपना जिंदगी कैसे बेहतर बनाना है। रहा कि अगर नियमित रूप से शराब जो है, अगर होटल बड़े 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, अगर यहाँ पर बिकेगा, महंगा में बिकता है, कर मिलता है, इससे कोई भी बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है। वर्ल्ड ओवर शराब चल रहा है, रेवेन्यूज आ रहे हैं। कोई भी चीज को अगर आप उसको यूजेस पे भी डिपेंड करता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको झारखंड के स्पेसिफिक पॉइंट से भी प्रिपेयर करना है। झारखंड में तो शराब चल रहा है, तो कह देगा क्या झारखंड में शराब बंद कर देना चाहिए? तो अगर किसी भी चीज को नियमित कर दिया जाए तो कोई इशू नहीं। बड़े होटल इंडस्ट्री वगैरह, इससे काफी नुकसान हो रहा है, यह भी एक इशू। बिहार की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, यह भी एक इशू। पैरेलल में आपको तैयारी करते रहनी है, ना तो गवर्नमेंट को ज्यादा क्रिटिसाइज करना है, और अगर कोई नीति का कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन भी बतलाना है। ठीक है कि सर नियमित इसमें करके। जैसे, जी जैसे सर शराबबंदी वाला सर क्वेश्चन है, तो चूंकि हम्म। बिहार मतलब ये बिहार सरकार के डिसीजन को डिफेंड करने का थोड़ा सा मेरा प्रयास था। हाँ, तो वो जिस प्रयास है, जी सही बात है। देखिए, जी हम तो यह कह रहे हैं कि वैशन कोई भी गलत जी है ना, कोई भी गलत है, वैशन का बढ़ावा नहीं होना चाहिए। और इसमें स्वतंत्र लोगों की स्वतंत्रता भी है। बेहतर यही होना चाहिए कि सरकार इसको अगर रेगुलेट करना चाहती है तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करे, जी लोगों के इच्छा पर छोड़ दे। और बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो शराब बैन हुआ है, मिल तो वहां भी रहा है, इलीगल हो रहा है, वहां भी जी सर शराब। तो इससे अच्छा है कि सरकार को कुछ रेवेन्यू आ जाए। तो अगर इसको नियमित कर दिया जाता तो शायद बेहतर रहता। आप आर्मी में देख लीजिएगा, कोटा रहता है, यस इतना सर बोतल आपको मिल सकता है, और उस कोटे के बाद उसको परमिशन नहीं है एक्स्ट्रा लेने का, है ना? यस सर मनमाना तो नहीं है वहां पर। तो वहां भी राशनिंग सिस्टम है, कोटा सिस्टम, कि आपको इतना कोटा है, इतना बोतल का। आर्मी क्यों प्रमोट करता है उसको? उसने भी कोटा दे के रखा है। यस सर आप फल फ्रूट खाना भी अगर बहुत ज्यादा एक्सेस ले लीजिएगा तो वह भी हमारे शरीर के लिए नुकसान है ना। यस सर
तो बिहार का यह जो जजमेंट, जो डिसीजन है शराबबंदी का, वो बिहार के अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा सा तो नुकसानदायक रहा ही है। समाज में बहुत सारे लोग अल्टरनेट व्यसन की तरफ बढ़ गए। इसलिए बेहतर ही यही होता कि इसको नियमित किया जाता। एक बार इसके खिलाफ, इसके लिए सरकार सोच भी सकती है। ये तब आपको बोलना है जब आपसे झारखंड के बारे में भी पूछे, तब कि झारखंड में क्यों फिर बैन नहीं हो रहा है ना। चलिए, और जैसे बजट वाला बात है, तो बजट में भी एक क्लू दे दिए, पूर्वोदय वाला। तो आप पूर्वोदय, आपसे पूछेगा कि भाई पूर्वोदय क्या है, तो उसके बारे में फिर बताए कि 5 स्टेट है और पूरे पूर्वोत्तर भारत को डेवलप करने की ये एक योजना है। तो यहाँ भी आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद आप बिहार जैसे, यहाँ पर एजुकेशन से कुछ चीजें अगर आ सकते हैं, या पोस्ट प्रेफरेंसेस से, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखें? सर जेएस झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है सर वो जेईएस झारखंड स्पेशल सर्विसेज। चलिए, तो आप पुलिस सेवा में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? सर एक्चुअली जो पुलिस सेवा का जो क्राइटेरिया है सर, उसमें हाइट मैच नहीं कर पाता है सर, तो इस वजह से ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर एजुकेशन, एजुकेशन में आप सर्विस चुने हैं, तो ये बतलाइए कि बिहार में टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशन अभी कौन है शिक्षा के क्षेत्र में? सर आईआईटी पटना। ये रैंकिंग कब की है? सर अभी पिछले हफ्ते जारी हुई थी सर। वेरी NIRF गुड, रैंकिंग वेरी की। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब आपने जो लिखा है बायोडाटा में, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये आप ध्यान देते हैं थोड़ा सा, लेकिन बजट वजट वाला जरूर अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। Yes, sir. चलिए, आप बताइए कि भाषा आंदोलन झारखंड, अब कुछ झारखंड स्पेसिफिक पूछता हूँ आपसे, Yes, sir. फिर मैं नेशनल इंटरनेशनल पे भी आता हूँ, क्योंकि आपने वो लिखा है तो वह भी एक मुद्दा होना चाहिए। भाषा आंदोलन के बारे में आप क्या समझते हैं? झारखंड का भाषा आंदोलन क्या एक नए डिवीजन की ओर ले जा रहा है, या ये इसको कहाँ तक इसको प्रासंगिक मानते हैं? सर झारखंड की अगर भाषा आंदोलन को देखें तो झारखंड की एक खास विशेषता है कि वो जनजातीय राज्य है, और उनकी अलग अलग स्पेसिफिक भाषा भी है जनजातियों की। और इसमें सभी तो उनको नेशनलाइज करने की बात की जाती है। और चूंकि बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो कुछ भाषाएं जो वहाँ राज्य में जो कुछ भाषाओं को प्राथमिकता देने की बात थी, उसमें सर बिहार के जो भाषाएं कुछ बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगही, इन सबको भी सम्मिलित करने के बाद हुआ, जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे थे सर। ठीक है सर। कहे कि इतना, जैसे भाषाई आंदोलन, भाषा के लिए शुरुआत कब से हुआ था? 1953 में, है ना। सबसे पहले जो आपका आंध्र प्रदेश बना था, उसके बाद 1956 में हम लोगों ने एक्ट बना दिया और भाषा को आधार मान लिया, परमानेंटली संविधान में एक्ट लाकर भाषा को हमने आधार मान लिया। भाषा के नाम पर विभाजन हुए, भाषा के नाम पर सबसे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश आपका बना, भाषा के नाम पर आगे भी राज्य आपके गठित हुए। हाल ही में 2014 में देखिए तेलंगाना भी भाषा के नाम पर बना, ठीक। तो भाषा का जो आंदोलन है अभी झारखंड में आपका चल रहा है, कहीं ये विभाजन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा? मेरा ये सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर झारखंड का टुकड़ा हो जाएगा भाषा के नाम पर? क्योंकि भाषा के नाम पर ऐसे टुकड़े तो हुए हैं। सर इसकी संभावना सर कम दिखती है कि भाषा के नाम पे झारखंड तक के टुकड़ा हो, क्योंकि झारखंड में कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन वो इतने प्रबल नहीं है। उनको सम्मान दिया जाना चाहिए जो राज्य के स्तर पे, लेकिन वो विभाजन के स्तर पे हमें नहीं लगता कि वो जा पाएगा सर। भाषा हमें किस तरह से आगे, जैसे आप देखें कि आंध्र प्रदेश तमिल तेलुगु के नाम पर अलग हुआ, तो यही तो इंटरेस्ट, जब इम्फेसिस होने लगता है तो विविधता, विभिन्नता आ जाती है और डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। इस भाषा आंदोलन को शांत करने के लिए आपके पास क्या उपाय है? कैसे लोगों को समझाया जाए कि भाषा किस तरह से आपके लिए जोड़ने वाला हो सकता है, या तोड़ने वाला नहीं हो सकता? सर जैसे अगर जैसे भारत जो है विविधताओं का देश है, और यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं।
और जहाँ तक आंध्र प्रदेश का प्रश्न है, तो सर उस समय कुछ दिन पहले ही आज़ादी मिली थी और देश काफ़ी संवेदनशील स्थिति में था, क्रिटिकल कंडीशन में था। तो उस समय एक उस माहौल को ज़्यादा नहीं बढ़ा उस माहौल को शांत करने के लिए सर वो भाषा के आधार पर राज्यों का बँटवारा किया गया था। लेकिन झारखंड में अगर देखें तो झारखंड में तो भाषा उतना बड़ा मुद्दा विभाजन के लिए तो नहीं है, बस हमें एक-दूसरे भाषा का सम्मान करें और उन भाषाओं को राज्य स्तर पर जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं या फिर संवैधानिक संस्थाएँ हैं, उनमें उनको व्यापक सम्मान दिया जाए तो उसको शांत किया जा सकता है सर। बहुत बढ़िया। ये जो आपने पॉइंट बोला कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय भाषा के नाम पर जो बंटवारा हुआ था, वो आपने ये कहा कि उस समय उसको शांत करने के लिए, आपको पता है हम लोगों को अंग्रेज जो था वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करता था। वो समय वो यस एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के आधार पर हम लोगों को बांट रहा था। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को उस समय ये एकदम एक्सेप्ट नहीं करना है, हम लोगों को उस समय भाषा ही एक ऐसा चीज था जो जोड़ कर रख सकता। यस सर। और भाषा के आधार पर बंटना हमारी मजबूरी नहीं थी, वो हमारा चॉइस था। नहीं तो फिर 1956 में उसको हम रिकॉग्निशन क्यों देते। भाषा, आप आज भाषाई आंदोलन के बारे में आपसे जैसे ही सवाल पूछता है, आपको कहना है भारत, जो पहला लाइन बोले, भारत विविधताओं का देश है, भारत डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एक विविधता में एकता है। और ये भाषा जो है ये हमें जोड़ कर रखता है, ये हमें तोड़ता यस सर। नहीं है। और हम लोगों ने भाषा को स्वीकारा है, विभाजन का आधार बनाया, ताकि एक भाषाई लोग मिलकर इकट्ठा रह सकें। ये जो अलग अलग भाषा के नाम पर जो अभी आंदोलन चल रहे हैं, इन लोगों को यह समझना होगा कि उस समय भी जो भाषा के नाम पर डिवीजन हुआ था, उस समय जनसंख्या देखी गई थी, बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोगों को देखा गया, तो तमिल तेलुगु अलग हुआ, आपका मराठी गुजराती अलग हुआ। लेकिन आज झारखंड की जो डाइवर्सिटी है, यहाँ इतना ही छोटा राज्य में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम अलग अलग भाषा के नाम पर विभाजन करेंगे तो यह हमारे लिए उचित नहीं होगा। नहीं यहाँ पर भाषा हमें जोड़ने का काम करे। आज खोरठा बोलने वाले लोग भी भोजपुरी सॉन्ग सुन रहे हैं। आज चतरा जैसे जगह में, चतरा गिरिडीह जैसे जगह में हमारे बहुत सारे बच्चे भोजपुरी सॉन्ग सुनते हैं। ये तो भाषा जो है हम लोगों को जोड़ रही है, यह तोड़ने वाली तो हो ही नहीं सकती, है जी ना। तो इस तरह से भाषा आंदोलन हम के नाम पर हमें बंटवारा या विभाजन या भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाषा जोड़ती है, भाषा मिलाती है। इस तरह से आपको बात रखना है, ठीक। लैंग्वेज पेपर कौन सा है आपका? सर। हिंदी। लैंग्वेज पेपर हिंदी रखे हैं? यस सर। अरे बड़ा चैलेंजिंग होगा, देखते हैं हिंदी में कितना नंबर आपको देता है। क्योंकि खोरठा और पिछले बार तो नागपुरी भी नहीं अच्छा हुआ था। उम्मीद करते हैं कि नागपुरी में अच्छा नंबर दे, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में नंबर बहुत कम देते हैं। तो ये चैलेंजिंग होगा कि आपका हिंदी में, देखते हैं कितना नंबर आता है, ठीक है। सर मेरे पास समय अच्छा, कम था तो इसलिए मैं किसी खोरठा और नागपुरी लैंग्वेज को मतलब 50 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर पूरी नहीं तरीके नहीं, से क्या ऐसा था? नहीं, 15-20 दिन में तैयार हो जाता है। बहुत सारे बाहर के बच्चे लेकर करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, वो ओदार सर का, वो नोट्स दे देते हैं, 15-20 दिन में तैयार हो जाता है। बहुत बड़ा चीज नहीं था। कोई बात नहीं, रिजल्ट आ जाने दीजिए, देखिए कि हिंदी में कितना नंबर है। अगर जरूरत हुआ तो भगवान करे कि इसी बार हो जाए, और अगर लोअर रैंक आया, कुछ जरूरत हुआ तो अगले बार खोरठा से दीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो खोरठा को दोबारा तिबारा इस बार दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि झारखंड में अभी सहायक पुलिस का क्या मामला चल रहा है? जी सर, झारखंड में कुछ दिन पहले जैसे सहायक एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ दिन के लिए, कुछ दिन की सेवा के लिए लिया गया था और हम्म ये खबर आई कि उनको सेवा का विस्तार नहीं किया जाएगा। इसलिए हम्म सर वो लोग आंदोलन कर रहे हैं सर। हम्म। इसको आप क्या समझते हैं, उनको दे देना चाहिए परमानेंट नौकरी? सर ये अगर परमानेंट नौकरी की तो बात नहीं सर, जैसे उनकी सेवा अगर सरकार को ये लगता है कि उनकी ज़रूरत है किसी सेवा में, अगर जिस उद्देश्य के लिए लिया गया था, अगर उन हम्म। उद्देश्यों को पूरा करने में अभी उनकी ज़रूरत है, तो उन्हें कंटिन्यू किया जा सकता है, जिस रूप वो में उनका चयन वो हुआ।
परमानेंट का मांग कर रहे हैं कि हम लोग का परमानेंट होना चाहिए। और झारखंड में ऐसे बहुत सारे कंट्रेक्चुअल जॉब हैं, पारा टीचर का भी है। अगर झारखंड सरकार इनको परमानेंट करती है तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को परमानेंट करना पड़ेगा, जो इनके लिए संभव नहीं होगा। हाँ, आप यह कह सकते हैं सजेशन के रूप में कि ऐसे सहायक पुलिस को जो झारखंड में इतने साल से सेवा दे रहे हैं, आगे जब भी पुलिस की बहाली निकलती है तो इसमें इनको प्रेफरेंस देना चाहिए, है ना, इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। 50% सीट इन्हीं के लिए रिजर्व कर दे, ऐसा कुछ कर सकता है, प्रावधान कुछ ऐसा ला सकता है ताकि इनको लार्जर बेनिफिट मिले, क्योंकि इनको कार्य का एक्सपीरियंस भी है, कार्य का अनुभव भी है ना। अभी आप क्या करते हैं क्रीमचंद, मतलब आप कुछ जॉब में हैं? नो सर, ये अभी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं सर, ग्रेजुएशन के बाद। ओके, तो आप तो हमसे आगे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं ना कभी किसी मौके पर। यस सर। हाँ ठीक है। तो आप जो आज बोले ना कि आज होना है, तो फिर इसीलिए हम अपने सारे स्टाफ को, सारे छुट्टी में थे, तो जल्दी यस सर। जल्दी सबको इकट्ठा किए। नहीं तो थोड़ा सा दबाव भी आ गया कि बीच में डिस्टरबेंस भी हो गया। हम आपसे आगे भी बात करेंगे। आपके लिए आज का जो लास्ट सवाल है वो यह है कि कौन सा मुख्यमंत्री आपको अच्छा लगता है, चंपई सोरेन या हेमंत सोरेन? सर, राज्य के अगर झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन जो है लगभग पिछले 4.5 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे हैं और वो हम्म। काफी अच्छा काम किए हैं। उनके जेल जाने के बाद सर वो चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने हम्म। जो कार्य जो उन 5 महीने का मिला उन्होंने काफी अच्छा काम किए। तो दोनों मुख्यमंत्री सर वो अच्छे हैं। और हम्म। जहाँ तक कि किसी एक को चुनने की बात है तो विधायक दल के जो जिनको हम्म। नेता चुना जाता है या जिनके पक्ष में सर हम्म। बहुमत होती है तो उनको सर मुख्यमंत्री के रूप में रखा जाता कहे कि अभी एक डिबेट चला हुआ है झारखंड में कि चंपई सोरेन में बहुत अच्छा काम हुआ, लोगों को नौकरियां बड़ी तेजी से दी जा रही थी और उनका है। अपमान करके उनको निकाल दिया गया। और उनकी हवा भी है कि बीजेपी में मिलने वाले हैं, ऐसा भी है। और यहाँ पर एक जनरल ओपिनियन है कि चंपई सोरेन का कार्यकाल बेटर था, लेकिन आपने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया, बैलेंस जवाब दिया। तो ये जवाब हवा में नहीं होना चाहिए। आपको हेमंत सोरेन का कार्यकाल में 2-4 योजना जो वो दिया है उसको भी बताना होगा, सर। और आपको चंपई सोरेन के कार्यकाल में जो चीजें हुई हैं वो भी बताना होगा। और कहना है यही जो आपने कहा कि विधायक दल के नेता चुनते हैं, दोनों ही मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कुछ अच्छी अच्छी उपलब्धियां हुई, लेकिन अनपॉपुलर भी ये लोग रहे। तो कुछ कमियों को भी बतलाकर कि हालांकि यूथ को जैसे रोजगार का मामला है वो बहुत, अभी देख रहे होंगे ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है वगैरह, कुछ चीजें एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। दोनों मुख्यमंत्री ने अभी देखिए एक योजना लाए, हर एक रक्षाबंधन में लड़कियों को 1-1 हजार रुपए जा रहा है। यस सर। तो कुछ कुछ दो योजना उनका, दो योजना इनका। और नौकरी वाला मुद्दा में ना यहाँ कंसेंसस बना हुआ है, 9 साल से जेएसएससी का एग्जाम नहीं हुआ है, यस जेपीएससी सर। आप देख ही रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रोजगार के लिए इन लोगों को, दोनों मुख्यमंत्रियों को और भी कुछ कार्य करना चाहिए था, तो यूथ में भी ऑल अराउंड सेटिस्फेक्शन होता। बाकी इन लोगों ने सर ये काम अच्छा किया है। हम्म। अच्छा सर, मैंने थोड़ा ही बोला मुख्यमंत्री के बारे में, इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि टेल क्वेश्चन के रूप में ज्यादा बने। अगर पूछा जाए हाँ। तो मैं बोलूंगा, हाँ। तो इसलिए अभी मैंने छोटा ही बोला। इसमें ये है देखिए, आपसे ना इंटरव्यू में वो बात करना चाहता है, आपको समझना चाहता है, आप रैशनल हैं या नहीं ये निकल कर आना चाहिए। मान लीजिए आप यस बॉस कहने वाले आदमी तो नहीं है ना, यस सर यस सर, तो आप अगर हर एक चीज को मिला के बोलिएगा तो वो भी तो बहुत अच्छी बात नहीं है ना। या तो जो चीजें समाज में है, सोसाइटी में है, चल रही है, उसको तो एक्सेप्ट भी करना होगा। और जब तक आप गलतियों को स्वीकारेंगे नहीं तब तक उसको सुधारेंगे कैसे? आप कल सर, तो क्या ब्यूरोक्रेट कीजिए। बनेंगे, आप जी। कल ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो कुछ गलतियों को देखेंगे, महसूस करेंगे, तभी तो सुधारेंगे। अब जैसे आपसे बोल दिया कि ब्लॉक लेवल पर करप्शन है, तो आप कहिएगा कि नहीं नहीं करप्शन नहीं है, ऐसा तो बात नहीं है, करप्शन तो है। यस सर। तो हम जाकर उसके लिए बेहतरी के लिए क्या करेंगे ये सोचना है। तो अगर यस राज्य सर। सरकार में मुख्यमंत्री है, दो अच्छा काम किया है,
तो कुछ अनपॉपुलरिटी भी होती है जो कुछ काम नहीं करने की वजह से होती है, तो उसको अगर आप पॉइंट आउट कर देंगे तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं। यस सर। तो वो रैशनल लगेगा कि नहीं बंदा जेन्युइन है, नहीं तो हाँ में यस हाँ सर। मिलाने वाला फिर पसंद नहीं आएगा। ठीक। अच्छा ये पूछ दे आपको कि हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार दोनों में कौन अच्छा है, तब क्या बोलिए? सर नीतीश कुमार जी बिहार के लिए काफी अच्छा काम किए हैं, और पिछले 2005 के बाद से लगभग हम्म, काफी समय से मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने बिहार के लिए काफी अच्छा है मुख्यमंत्री हैं। और झारखंड के लिए सर ये हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, और वो झारखंड के लिए अच्छा है सर। नहीं यही अब ये सेम सेंटेंस रिपीट मत कीजिए। आप बोले ना 2-3 योजना तैयार कर लीजिएगा, 2-3 बढ़िया काम। योजना। अच्छा बिहार में टूरिज्म में ही देखिए बहुत अच्छा काम हुआ, बिहार में रोड भी बहुत अच्छे बने, बिहार के ग्रामीण इलाकों में बिजली भी है, तो ऐसे ऐसे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट दीजिए ना, है ना? सर योजना को लेकर जैसे नीतीश कुमार जी के साथ कुछ योजना को लेकर उनकी उपलब्धि गिना दी, और फिर हेमंत सोरेन जी के साथ कुछ बिल्कुल योजना बिल्कुल, को जैसे लेकर। देखिए बिहार में आप नल जल योजना बोल सकते हैं, बिहार में इलेक्ट्रिसिटी बोल तो सकते हैं, सड़क बोल सकते हैं, तो ये और झारखंड में भी ऐसे ही 4-5 तैयार कर लीजिए, बी स्पेसिफिक। लेकिन कुछ कमियों को भी एक्सेप्ट करना है, जैसे बिहार में प्रॉब्लम क्या है, बिहार में रोजगार का प्रॉब्लम है और झारखंड में रोजगार, तो दोनों ही राज्यों में सर रोजगार के मामले में थोड़ा सा और बेहतरी किया जा सकता है। कुछ उद्योग धंधे, कुछ स्वरोजगार के लिए, कुछ मानव कौशल के लिए और प्रयास किए जाने चाहिए। बस हो गया जवाब, जैसे। है ना? तो हम लोग एक जी। गूगल मीट और करेंगे, और आप तब तक उस अच्छे से तैयार होइए, एक बार और बहुत सारे अन्य सवालों के साथ हम आपसे जुड़ेंगे, ठीक है? सर जैसे मेरे जो बीपीएससी का मैंने वो सब लिखा था, क्या उसमें तो शायद लिखना नहीं पड़ा, रैप में शायद इस तरह का इंफॉर्मेशन लिखना रहता है क्या? नहीं, डैफ में आपको वैसा कुछ नहीं रहता है, जैसे हॉबी वगैरह का भी कॉलम नहीं रहता है, जनरल फॉरम रहता है वो, और उसमें नॉर्मल इंफॉर्मेशन होता है। तो सर ये हम्म डेफ जैसे हमें अगर इंट्रोडक्शन अगर पूछ लिया जाए सर, तो वो क्या पूछता उसमें है, जैसे शुरुआत सर में होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये होता है। सर तो उसमें क्या बीपीएससी जो मैंने इंटरव्यू दिया, क्या उससे मतलब बता सकते हैं, या फिर उसको नहीं बताना है? नहीं क्यों नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन उस तरह से आएगा कि भाई आप बीपीएससी ज्वाइन कर लीजिएगा, उधर हो जाएगा तो आप झारखंड छोड़ दीजिएगा, तो बताना है कि भाई सर हमारा तो एक नौकरी प्रायोरिटी है, हम पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी भी भर रहे हैं, जेपीएससी भी भर रहे हैं, और जहां भी हमको, जो राज्य भी हमको मौका देगा उस राज्य को हम अपना तन मन धन से सेवा करेंगे। अब चाहे बीपीएससी पहले दे दे, चाहे जेपीएससी, मेरे लिए दोनों राज्य बराबर है, हमको बस सेवा का मौका मिलना चाहिए। यस सर। ठीक है। सर। तो ऐसा होता है कि बीपीएससी बिहार का आदमी है तो बीपीएससी में होने के बाद जेपीएससी छोड़ देगा, तो इस तरह का कुछ आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक यस है। सर, तो उसको डिफेंड करना। हाँ डिपेंड, दोनों राज्य मेरे लिए बराबर, हमको जो राज्य मौका दे देगा हम वहां सेवा करेंगे, तैयारी हम दोनों की कर रहे हैं, झूठ थोड़ी ना बोला। और यह भी तो देखिए ना कि अगर आप जेपीएससी कर बिहार का आदमी है तो सिर्फ सिर्फ जेपीएससी तो नहीं करेगा, ये तो अंडरस्टूड है। यस सर। और यह तो आपकी उपलब्धि है कि आप बीपीएससी में इंटरव्यू दिए हुए हैं, काबिल हैं, तो क्यों नहीं बताएंगे, जी। है ना? सर। यस सर। सर ये जैसे एक मैंने ड्राफ्ट में भरा था कि जो राष्ट्रीय आय संवेदक छात्रवृत्ति परीक्षा होती है 8 क्लास में, तो हम्म मैंने वो क्वालिफाई किया था। तो उस हम्म विषय में क्या इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं, या फिर नहीं बताना है? हाँ बता सकते हैं, उसके लिए कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा बस, उससे हम लास्ट में फिर पूछेंगे आपसे अगले गूगल मीट में, उसके लिए कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है सर, अभी टाइम है ना? 5 मिनट। हाँ सर बोलिए ना। सर जैसे मैंने हॉबी में गार्डनिंग लिखा है सर, तो गार्डनिंग में जो हम्म। नॉर्मल आंसर भी मैंने आपको दिया, और नॉर्मल क्वेश्चन अगर गार्डनिंग से आते हैं तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर जैसे कुछ अगर पेस्टिसाइड के बारे में, या फिर और कुछ मतलब जो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो उसमें आ, उस तरीके का क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डीप में जाता है, तो हो सकता है कि हमें इशू हो, तो मैंने। देखिए गार्डनिंग गार्डनिंग का जो स्कोप होता है, अपने
बगीचे में, अपने बारी में अगर आप आलू, टमाटर, बैगन ये सब भी लगाते हैं तो आपसे कुछ और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। बीज के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है, खाद के बारे में भी ली जा सकती है। आप अगर मेनली फ्लावर तक कि हम फूल लगाते हैं, फलाना पेड़ लगाए, आम का बगीचा लगाए, लीची का, तो गार्डनिंग का बहुत लिमिटेड स्कोप आप नहीं है। गार्डनिंग इज समथिंग बिगर। आप बैकयार्ड फार्मिंग गार्डनिंग में माना जाता है। तो अब आपका इंटरेस्ट कहाँ तक है, हॉबी अगर है आपका, इसका मतलब आप बाग बगीचा पेड़ पौधा लगाते हैं, आप मिर्ची उगाते हैं, आप आलू उगाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो जितना सर बोलिएगा उतना के लिए कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको तैयार करना होगा, सर जो है जो ना। मैंने बोला था सर उतना मैं करता हूँ जी, अभी मैं ये नहीं, सब थोड़ा सा चीजें। और इसमें तैयारी करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा और तैयारी करिएगा। गार्डनिंग हॉबी आप कह रहे हैं, जैसे हम लोग भी खुरपी कभी चलाए, घर में रहते थे तो कभी होता था कि भाई फूल में पानी दे दो, फूल में थोड़ा सा देख लो घास जमा हो गया है निकाल दो। भाई हम तो जबरदस्ती करते थे, हमारा मन नहीं होता था करने का, मच्छर वच्छर काटते थे, हमारा मन नहीं होता था। अगर आप कर रहे हैं तो आप कैसे पौधों का देखभाल करते हैं, कैसे उसमें कितना पानी चाहिए, क्या वैरायटी है, कौन कौन सा वैरायटी होता है, तो खाद बीज सारा जानकारी कुछ कुछ होना चाहिए। अगर आप गार्डनिंग मन से कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च होना चाहिए। सर ये इसीलिए मैंने एक जो करंट अफेयर का सर मैंने लिखा था, इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर्स। हाँ, इससे आप, तो अगर आपका करंट बढ़िया है और आपने जो वो लिखा है कि तैयारी के दौरान मुझे इतना नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से रुचि हो गया कि मैं बिना पेपर पढ़े रह नहीं पाता हूँ, तो पता है आपको उस दिन के पेपर से भी क्वेश्चन पूछेगा। आपको जितना नेशनल इंटरनेशनल, अभी मान लीजिए कि रसिया यूक्रेन से लेकर अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से लेकर ईरान वायल ऑयल सैंक्शन से लेकर, आपको जितना भी क्वेश्चन है, इधर चीन का लेकर, इधर डोकलाम चीन लेकर, इधर पाकिस्तान के इकोनॉमी को लेकर जितना ही क्वेश्चन है, सब आपसे पूछ सकता है। भारत का इंटरनेशनल रिलेशन से, तो आपने तो एक ऐसा टॉपिक दे दिया कि आप खेल सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपको तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो खूब बढ़िया, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट में हम आपका गार्डनिंग से, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से, और जो चीजें मैं देख लूंगा कि क्या छूट गया है, किस चीज को मैं टच नहीं किया हूं, उससे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, ओके। चलिए, होप कि आपको ये कुछ फायदा करे। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इंटरव्यू तो आप एक बार दे चुके ऑलरेडी, नॉर्मल बातचीत सर होती है, तो एकदम हल्के में ले। हाँ, लेकिन मेरा एक बात ध्यान में रखिएगा, स्पेसिफिक रहिए, बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस मत बोलिए। अपने जवाब को थैंक यू। छोटा रखिए और कुछ क्लू देने का कोशिश कीजिए, ताकि वो आपसे फिर वहीं उसी जवाब से कोई नया क्वेश्चन पूछे। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है करीमचंद जी, मैं फिर आपसे मिलूंगा जल्दी। थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू। ओके।